पार्टनर वीज़ा के हवाले से कौन कौन सी गलत फहमियाँ हैं या कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं या मिसकंसेप्शंस हैं जो लोगों के जहन में होती हैं, और ये मिसकंसेप्शन जो है वो किस हद तक नुकसानदेह हो सकती हैं। आज मैं चंद एक मिसकंसेप्शन के हवाले से बात करूंगा और वो मिस्टेक्स जो पोटेंशियली आप कर सकते हैं उसके हवाले से बात करूंगा। मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूं। आज मैं बात करूंगा पार्टनर वीजा के हवाले से, जो कि लोगों के जहन में गलत फहमियां हैं कि इस तरह होता होगा। तो आज मैं उस हवाले से बात करूंगा। मैं इनको पॉइंट टू पॉइंट लेके चलूंगा। अगर आपने इस हवाले से जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखें। इसके अलावा मैं फ्री कंसल्टेशन भी कभी कभी हम रन करते हैं जो कि प्रमोशनल होती हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आप फ्री कंसल्टेशन के लिए एलिजिबल हो, आप हमसे कांटेक्ट इस हवाले से भी कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसको सब्सक्राइब करें। अच्छा, सबसे पहली जो गलत फहमी होती है दिमाग में कि अब हमारी शादी हो गई, अब तो कोई मसला नहीं है, पार्टनर वीजे के हवाले से हम कर सकते हैं। अच्छा, पार्टनर वीजे में सिर्फ शादी कर लेना ही सब कुछ नहीं है, ये पार्ट ऑफ द पार्टनर वीजा एप्लीकेशन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपकी अब शादी हो गई है तो अब आपको पार्टनर वीजा मिलेगा ही मिलेगा। इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करना होता है, जैसे सोशल एस्पेक्ट है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, जेन्युइननेस ऑफ द रिलेशनशिप है, कंटिन्यूस रिलेशनशिप। तो ये सारी चीज़ों को देखना होता है पार्टनर वीजे के अंदर। ऐसा नहीं है कि बस शादी हो गई और आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट आ गया, ये एक मैजिक पेपर आ गया आपके पास, अब आप पार्टनर वीजा अप्लाई करेंगे तो वो पार्टनर वीजा आपको ग्रांट हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे नंबर पे कि अच्छा, ये कहा जाता है जी मेरे दोस्त ने भी अप्लाई किया था पार्टनर वीजा, उसका तो आ गया। अच्छा, बिल्कुल आ गया होगा, लेकिन मसला ये है कि एक पार्टनर वीजा है, दो पार्टनर वीजा जो है वो एक जैसे नहीं हो सकते। मसलन आपके रिलेशनशिप की डेवलपमेंट हो सकती है डिफरेंट हो, आपकी लोकेशंस डिफरेंट हो सकती हैं, आपके एज के हवाले से, आपके सोशल एस्पेक्ट के हवाले से, आपके साइकोलॉजिकल या आपके जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कि डिफरेंट हो सकती हैं। और इसी तरह होता क्या है कि एक पार्टनर वीजा किसी ने की है तो इसका यह मतलब तो नहीं है कि आप भी उसी तरह पार्टनर वीजा करें, तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। आपने जो प्रेजेंट करने हैं अपने एविडेंसेस, आपने जो प्रेजेंट करने हैं डॉक्यूमेंट, वो डिफरेंट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है अभी, और उसका जो पार्टनर है वो पाकिस्तान के अंदर है, तो पाकिस्तान जो कि प्रॉक्सी मैरिज को एक्सेप्ट करता है, लेकिन इंडिया में अगर पार्टनर हो तो इंडिया प्रॉक्सी मैरिज को अब काइंड ऑफ उसको ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे एम्बेसी के थ्रू किया जा सकता है, या एक और तरीका है पार्टनर को करने का, तो उसको भी ऑस्ट्रेलिया भी एक्सेप्ट करेगा और उस मैरिज को, वो पार्टनर वीजा को भी आप कर सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल हो सकता है। तो दो पार्टनर वीजा एप्लीकेशंस कभी भी मैंने एक जैसे नहीं देखी, ये डिफरेंट होती हैं, ये एक दूसरे से वेरी करती हैं। तो एक ही सक्सेस का कतई ये मतलब नहीं है कि आपकी भी उसमें सक्सेस हो। ये ऐसे ही है कि किसी का सरदर्द हो सकता है, वो आईसाइट की वजह से हो, और किसी का एंजाइटी या डिप्रेशन की वजह से हो। तो ये डिफरेंट कॉज हो सकता है, डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। तो ये एक दूसरी वजह है कि जिसको आपने कंसीडर करना है, और ये एक गलती भी हो सकती है। अच्छा, एक और गलत फहमी जो कि लोग ये समझते हैं कि भाई जितने डॉक्यूमेंट्स हैं दे दो, इमिग्रेशन मुझे बताएगी कि बाकी के डॉक्यूमेंट्स कौन से देने हैं। ऐसा नहीं होता। इमिग्रेशन आपका टीचर नहीं है। इमिग्रेशन का मतलब ये है, जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स आपकी एप्लीकेशन को असेस कर रहा है, उनका ये कतन काम नहीं है वो आपको बताए कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आए। डॉक्यूमेंट्स होते हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एट द टाइम ऑफ डिसीजन। अच्छा, काम जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर वो बाउंड भी नहीं है आपसे मांगे कि भाईजान ये वाले डॉक्यूमेंट आपके रह गए हैं, आप हमें जो है वो दे दें। नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर ऐसे ही है कि आप कहते हैं जी हमारा रिलेशनशिप है, जेन्युइन है, ये हमारे डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर आप फैसला दे दें, इसके ऊपर आप डिसाइड कर दें, और ये मेरिट पे पूरा उतरता है नहीं उतरता। अब डिपार्टमेंट ये नहीं बताएगा कि भाई आपको इंप्रूव करने के लिए एप्लीकेशन
आपको ये डॉक्यूमेंट देने हैं। इसके लिए प्रोफेशंस बने हुए हैं, इसके लिए जैसे रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट्स हैं, या आप देखें उसमें देखना ये है, उन्होंने वेबसाइट पे भी अपनी डिटेल्स दी हुई है, लेकिन अगेन वो जनरल इंफॉर्मेशन होती है और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में जाने के लिए केस टू केस ऑब्वियसली वेरी करता है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर कभी भी आपको ये नहीं बताता कि आपको अपनी एप्लीकेशन इंप्रूव करने के लिए क्या क्या चाहिए। वो तब का तब फैसला दे सकते हैं, रिफ्यूजल भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो हर में ये लिखा होता है कि हमारे पास जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं हम उसी के ऊपर फैसला दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो एक और गलतफहमी हो सकती है कि भाई हमने फॉर्म भी फिल कर लिए हैं और हमारे पास जॉइंट बैंक अकाउंट भी है। अच्छा, ये एक और गलतफहमी है। जॉइंट बैंक अकाउंट का होना ये मतलब नहीं है कि ठीक है आपका सारा फाइनेंशियल एस्पेक्ट कवर हो गया। तो भाई वो हो ये सकता है कि आप वो एक एक्टिव जॉइंट बैंक अकाउंट ना हो, या एक्टिव भी है तो वो जो आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट दिखाना चाह रहे हैं वो उसमें से पार्ट ऑफ दैट हो सकता है। और फॉर्म फिल कर लेना ही सब कुछ नहीं है। फॉर्म तो कोई भी फिल कर लेगा, ऑब्वियसली आप खुद कर सकते हैं, किसी से करवा सकते हैं, तो फॉर्म फिल नहीं करना होता। सिर्फ इसके अंदर आपने ये देखना है कि रिक्वायरमेंट्स क्या है किसी भी वीजा की। लेट्स से कि जैसे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन और एट द टाइम ऑफ डिसीजन डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे सब क्लास 485 है, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपका कंप्लीशन लेटर होना जरूरी है। बहुत सारे ये लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं मेरा रिजल्ट आ गया अब मैं कर सकता हूं, लेकिन वहां पे भी फेलियर हो सकता है। तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन नहीं हुआ, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिसीजन आपके पास आपका हेल्थ एग्जामिनेशन हुआ हो, तो इसका ये मतलब है कि जो डिपार्टमेंट है या केस ऑफिसर है वो बाद में भी पूछ सकता है। इसी तरह जो पार्टनर वीजा है, पार्टनर वीजा के अंदर भी बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जो कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन है। और जैसे मैंने पहले कहा कि केस ऑफिसर बाउंड नहीं है कि आपको बताए कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स कब देने हैं और एप्लीकेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और गलत फहमी है, वो कहते हैं जी मेरा पार्टनर तो ओवरसीज है, मैं ओवरसीज पार्टनर वीजा एप्लीकेशन नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैंने एप्लीकेशन कर दी तो हम तो दोबारा मिल ही नहीं सकते। मैं यहां से नहीं जा सकता या ना या ऑस्ट्रेलिया से नहीं जा सकती तो मेरा पार्टनर भी नहीं आ सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एट द टाइम जैसे आपने अगर पार्टनर वीजा अप्लाई कर दिया तो भी आप अपने पार्टनर के लिए विजिटर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो मेन वाइल जब आपका पार्टनर वीजा प्रोसेस हो रहा है, मैं पार्टनर वीजा सब क्लास 309 की बात कर रहा हूं कि जब तक वो प्रोसेस हो रहा है आप मेनवाइल आप उसके लिए विजिटर वीजा कर दें। तो बहुत दफा ऐसे होता है कि हम लोग पार्टनर के लिए पार्टनर वीजा एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं और उनके लिए विजिटर वीजा कर देते हैं। विजिटर वीजे पे वो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, टाइम गुजारते हैं और उसके बाद जब तक वो वीजा ग्रांट होता है चीजें इस तरह चलती रहती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पार्टनर वीजा अगर आप कर भी रहे हैं, आपने अप्लाई कर दिया, तब भी आप एक और एप्लीकेशन करके, यानी कि अगर विजिटर वीजा है या ईटीए के लिए आप एलिजिबल है तो आप ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं और आप पे आपके पार्टनर वीजा के प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर या उसके ऊपर मेरिट्स के ऊपर किसी किस्म का कोई इंपैक्ट नहीं आता। अच्छा, इसके अलावा अच्छा, वो कहते हैं जी हमने पार्टनर वीजा जो है ना वो अप्लाई की है, अब ब्रिजिंग वीजा भी अप्लाई करेंगे। तो ब्रिजिंग वीजा के हवाले से ये समझ लें कि जब आप कोई ऑनशोर एप्लीकेशन करते हैं तो तब आपको ब्रिजिंग वीजा मिलता है। डिपेंड करता है आपके हालात क्या है, अगर सब्सटेंटिव वीजा है तो आपको ब्रिजिंग ए मिलता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ब्रिजिंग वीजा ऑनशोर एप्लीकेशन पे मिलता है, ऑफशोर एप्लीकेशन पे ब्रिजिंग वीजा नहीं मिलता। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि जो लोग ऑनशोर एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं वो कहते हैं जी मैंने अगर ऑनशोर एप्लीकेशन अप्लाई कर दी जो पार्टनर वीजा की A20 तो तब तो मैं ऑस्ट्रेलिया से नहीं जा सकता या नहीं जा सकती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऑनशोर अप्लाई करते हैं और आपको ब्रिजिंग वीजा ए मिलता है और ब्रिजिंग वीजा ए जो है वो हो जाता है एक्टिव, तो आप ब्रिजिंग बी लेके ऑस्ट्रेलिया से बाहर जा भी सकते हैं और वापस आ भी सकते हैं। ये ट्रिप वीजा होता है, उसके ऑब्वियसली एक्सपायरी डेट होती है, उसके विद इन दैट टाइम आपने आना जाना होता है। तो आप ऑस्ट्रेलिया में जब पार्टनर वीजा अप्लाई करते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया से जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। ये बिल्कुल एक गलत फहमी है कि मैं अगर मैंने अप्लाई कर दिया ऑनशोर तो मैं आ जा नहीं सकता।
एक और चीज़ जो कि आमतौर पे बहुत सारे, ना सिर्फ पार्टनर वीज़ा के हवाले से, एक बहुत सारे वीज़ा के हवाले से लोग कहते हैं यार माइग्रेशन एजेंट जो है ना ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है और ये कुछ भी नहीं करना होता, एप्लीकेशन ही फिल करनी है। तो एप्लीकेशन सिर्फ फिल नहीं करनी होती, उसकी फिलॉसफी को समझना है। माइग्रेशन एजेंट आपको बताता है, ये कोई भी प्रोफेशनल है, लेट्स से अकाउंटेंट भी है, माइग्रेशन एजेंट भी है, डॉक्टर भी है, तो वो आपको ये बताता है कि क्या आप अभी एलिजिबल इसके लिए हैं या नहीं है। अगर आपने एलिजिबिलिटी के लिए जाना है तो आप बेसिकली इंप्रूव कैसे चीजों को कर सकते हैं, आपके कौन से एरियाज वीक हैं उसको आप कर सकते हैं। लोग कहते हैं जी इंटरनेट पे पड़ी हुई है सारी इंफॉर्मेशन, तो वो तो वहां से हम ले लेते हैं। तो भाई ठीक है, इंटरनेट पे तो जहाज बनाने का तरीका भी है, तो आप बिल्कुल वो जहाज बनाएं और अपना और मुल्क का भी फायदा करें। तो भाई ये इसी तरह सर्जन के हवाले से अगर बात की जाए तो आप कहेंगे सर्जन को भाई मैं करने लगा हूं ऑपरेशन, आपने ध्यान रखना है जहां से गलत हो गया। तो बेसिकली जो माइग्रेशन एजेंट है वो हेल्प करने के लिए होता है कि आपको ना सिर्फ प्रोसेसेस बता रहा होता है, आपको नए चेंजेस बता रहा होता है और ये भी बताता है आप एलिजिबल कब हैं कब नहीं है, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए तब हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो वो टाइमलाइंस को मीट करने के लिए कर रहा हो। इमिग्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने डॉक्यूमेंट गलत किया है, आपने सही किया है, आपने एप्लीकेशन सही भरी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने डिसाइड कर देना है। कोई फर्क ना पड़ने से मुराद ये है कि उन्होंने उसके ऊपर ही डिसाइड कर देना है कि भैया आपने उनको जो प्रोवाइड किया, उन्होंने आपने हमें ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, इस पे हमने कर। तो जो माइग्रेशन एजेंट है उसका काम ही ये, अगर ये ना होता तो ऑस्ट्रेलिया जो है सर्विस बेस्ड कंट्री है, तो ये कभी भी ये प्रोफेशन को क्रिएट ना करते कि लोगों की इसमें मदद हो जाए। अगर आपका कोई सवाल है और या आपका पार्टनर वीजा के हवाले से भी सवाल है आप करें, इसके अलावा भी सवाल है तो डिटेल सिनारियो लिखें, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर एक वीडियो बना दें। आप अपना ख्याल रखिए, इस चैनल का भी। थैंक यू।